हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी, जिस पे अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है कौन सा, मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मार्सिलिया में या हमने टेरिडोफाइट्स में बताया था कि भाई इनमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो होती है बीजाणुविद अवस्था पाई जाती है, दूसरी पाई जाती है युग्मकोद्भिद अवस्था। तो मार्सिलिया में हमने बीजाणुविद अवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक है क्या है, युग्मकोद्भिद, मार्सिलिया का युग्मकोद्भिद। तो मार्सिलिया की युग्मकोद्भिद की बात करें तो इनकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो क्या होती है, बीजाणु होते हैं। कि बीजाणु कौन कौन से होते हैं भाई, लघु बीजाणु, और दूसरे कौन से होते हैं भाई, गुरु बीजाणु। बीजाणु में बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें किसके, युग्मकोद्भिद की। तो युग्मकोद्भिद की जो प्रारंभिक अवस्था होती है क्या होती है, बीजाणु होते हैं। बीजाणु भी कौन कौन से भाई, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो युग्मकोद्भिद में सीधी सी बात है किसका, युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो लघु बीजाणु जो अंकुरित होती है तो ये निर्माण करती है किसका, नर युग्मकोद्भिद का, ठीक है। लघु बीजाणु किसका निर्माण करती है, नर युग्मकोद्भिद का। और जो गुरु बीजाणु होती है किसका निर्माण करती है भाई, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है, ठीक है भाई। बीजाणु लघु बीजाणु का अंकुरण से क्या बनते हैं, नर युग्मकोद्भिद बनते हैं, मतलब गुरु बीजाणु के अंकुरण से क्या बनते हैं, मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं। तो यहां तक क्लियर है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यहां पर जो टॉपिक रहेगा लघु बीजाणु पढ़ेंगे। इसके बारे में एक बार बता देते हैं कि ये क्या है कि लघु बीजाणु होते हैं। लघु बीजाणु से ही फिर क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है या विकास होता है। तो एक लघु बीजाणु की बात करें तो ये संरचना की बात करें तो कैसा होता है, गोलाकार होता है। ये क्या है कि लघु बीजाणु होता है, कैसा होता है, गोलाकार होता है। इसके केंद्र भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसके मध्य में क्या होता है, एक केंद्रक होता है और इसमें क्या पाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, मतलब कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो बाह्य भित्ति होती है, इसको आउटर जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं बीजाणु भित्ति। ये क्या है, बीजाणु। और इसकी बाहर की जो भित्ति होती है क्या कहलाती है, बीजाणु भित्ति, ठीक है। एक होती है एक्जाइन और एक इंटाइन भाग में विभेदित किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसके बारे में, युग्मकोद्भिद में हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु से फिर किसका निर्माण होता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो जो लघु बीजाणु होती है कैसे, गोलाकार संरचना होती है। देखो लघु बीजाणु कैसी गोलाकार संरचना होती है, ठीक है। बीजाणु में क्या होता है कि स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, वह स्टार्च कणिकाओं युक्त, स्टार्च कणिकाओं युक्त कोशिका द्रव्य होता है। अभी हमने बताया कि भाई क्या है, लघु बीजाणु है, गोलाकार संरचना है, ठीक है। इसके मध्य में क्या पाता है, केंद्रक पाया जाता है और इसके चारों तरफ क्या पाता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसकी बीजाणु जो भित्ति होती है, इसमें बीजाणु भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, मोटी होती है। इसकी जो भीतरी जो अंतः भित्ति, भीतरी या आंतरिक अंतः भित्ति सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जो अंदर की तरफ जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और जो बाह्य भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है और अनियमित होती है, अनियमित होती है। ये हो गया लघु बीजाणु। उसके बाद हम यहां पढ़ेंगे कि भाई ये नर युग्मकोद्भिद परिवर्धन है, नर युग्मकोद्भिद परिवर्धन कि लघु बीजाणु के द्वारा फिर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण या उसका जो विकास होता है किस प्रकार से होता है। तो अपना टॉपिक है भाई जो नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है।
तो नरयुग्मकोद्भिद के विकास की बात करें तो इसमें क्या होता है, बीजाणु होता है, ठीक है। बीजाणु क्या करता है, हमने बताया था कि इसका जो अंकुरण होता है अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियां कब आती हैं, जब ये जल को अवशोषित करता है। तो जैसे ही भाई क्या होता है कि जल को अवशोषित कर लेता है कौन, बीजाणु, तो इसमें क्या होता है कि ये जो बीजाणु होता है आकार में फूलकर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि फिर धीरे धीरे क्या होता है, विभाजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होता है, विभाजन होता है अनुकूल परिस्थिति आने पर। इसमें फिर क्या होता है, 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। एक छोटी कोशिका बनती है, एक बड़ी कोशिका बनती है। आपने दिखा रखा है विभाजन में एक छोटी कोशिका बनी, छोटी कोशिका को हम बोलते हैं प्रोथेलियल सेल, ठीक है। और जो बड़ी कोशिका जो बनती है वो क्या बनती है, शीर्षस्थ कोशिका, ठीक है। विभाजन हुआ, 1 से 2 कोशिकाएं बनी। फिर उसके बाद जो प्रोथेलियल सेल होती है इसमें आगे विभाजन नहीं होते, ठीक है। प्रोथेलियल सेल में विभाजन नहीं होते, आगे किसमें विभाजन होता है, जो शीर्षस्थ कोशिका होती है इसी में विभाजन होता है। फिर इसके बाद शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन हुआ, जैसे यहाँ 1 से 2 कोशिकाएं बन गई, जिसको हम बोलते हैं पुंधानी प्रारंभिक सेल, ठीक है भाई। इससे क्या बनता है, पुंधानी प्रारंभिक सेल बन जाती है 1 से 2। विमुक्त बीजाणुओं के जल के संपर्क में आते ही, जल के संपर्क में आते ही अंकुरण हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। बीजाणु जल अवशोषित करके फूल जाता है, बीजाणु जल अवशोषित करके फूल जाता है, ठीक है। इसमें जो मंड कण होते हैं, स्टार्च कण होते हैं, वो परिधि की ओर चले जाते हैं, मंड कण परिधि की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है। केंद्रक में विभाजन से एक छोटी प्रोथेलियल सेल व एक बड़ी शीर्ष कोशिका बनती है, ठीक है भाई। बताया था कि इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, 1 से 2 कोशिका बनती है, छोटी वाली प्रोथेलियल और बड़ी क्या होती है, शीर्षस्थ कोशिका बनती है। उसके बाद हमने बताया जो प्रोथेलियल जो सेल होती है इसमें विभाजन नहीं होती है, आगे जो शीर्षस्थ कोशिका होती है इसमें क्या होते हैं, विभाजन होते हैं और 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुंधानी प्रारंभिक सेल। तो शीर्ष कोशिका में एक तिरछे अनुप्रस्थ विभाजन से 2 पुंधानी प्रारंभिक, जो पुंधानी प्रारंभिक सेल्स बनती हैं। प्रत्येक पुंधानी प्रारंभिक एक पुंधानी का निर्माण करती है, एक पुंधानी का निर्माण करती है। यहां तक क्लियर है भाई। इसके बाद जो पुंधानी जो प्रारंभिक जो कोशिका होती है आगे होती है, विभाजन लेती है और क्या बनाती है, जैकेट सेल्स और एक सिस्टर कोशिकाएं बनाती है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या होता है कि पुंधानी प्रारंभिक परिणतिक विभाजन द्वारा बाहरी जैकेट कोशिका, बाहरी जैकेट सेल्स तथा वैजाकार सिस्टर कोशिका बनाती है। उसके बाद जो सिस्टर कोशिका, सिस्टर सेल पुनः विभाजन द्वारा दूसरी जैकेट
छोटी दूसरी जैकेट सेल व बड़ी बाह्य कोशिका बनाती है। ठीक है, इसके बाद बाह्य कोशिका, बाह्य सेल्स पुनः परिणतिक विभाजन द्वारा, पुनः परिणतिक विभाजन द्वारा तृतीय जैकेट कोशिका, तृतीय जैकेट सेल व केंद्रीय पुंजनक सेल्स बनाती है। ठीक है भाई, यहाँ आगे डायग्राम हमने बना नहीं रखा कि भाई पुंधानी जो प्रारंभिक जो कोशिका होती है क्या होती है, विभाजन लेती है, जिससे क्या बनती है, जैकेट सेल्स, और क्या बनती है भाई, दूसरा बताया था सिस्टर सेल्स का निर्माण होता है। उसके बाद जो सिस्टर जो कोशिका होती है वो दोबारा क्या बनाती है, विभाजन लेती है और दोबारा दूसरी जैकेट सेल और क्या बनाती है, बड़ी बाह्य कोशिका बनाती है। और उसके बाद जो बाह्य कोशिका होती है दोबारा से क्या होती है, विभाजन लेती है, तृतीय जैकेट सेल व केंद्रीय पुंजनक का निर्माण करती है। तो यहाँ हम दिखा रखा है कि इसमें क्या बनता है, तृतीय केंद्रक 1 2 3 क्या बनता है, जैकेट। ठीक है, तृतीय जैकेट सेल्स, और एक इसमें क्या होती है, पुंजनक कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार पुंधानी में 3 जैकेट सेल्स, 3 जैकेट सेल्स और एक क्या बनती है, पुंजनक कोशिका, व एक पुंजनक कोशिका बनती है। इसके बाद जो पुंजनक जो कोशिका होती है इसमें क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। तो प्रत्येक प्राथमिक पुंजनक सेल कोशिका विभाजन द्वारा 16 पुंगणु मात्र सेल्स बनाती है, 16 पुंगणु मात्र सेल्स बनाती है। इस अवस्था में जैकेट सेल्स प्रोथेलियल कोशिका, प्रोथेलियल सेल विघटित हो जाती है, जिससे पुंगणु मात्र सेल्स के दोनों समूह बीजाणु भित्ति के अंदर तैरने लगते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं कि क्या है कि जो प्राथमिक जो पुंजन कोशिका होती है विभाजन लेती है, इसमें से फिर क्या बनते हैं, 16 पुंगणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से जो जैकेट सेल और जो प्रोथेलियल जो सेल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। मतलब ये प्रोथेलियल सेल हो गई, ठीक है। और इसके अलावा ये जो होती है जैकेट सेल्स, ये क्या हो जाती है, इस डायग्राम देखो, ये क्या होती है, साइड वाली जैकेट सेल्स, ये प्रोथेलियल सेल्स, ये दोनों क्या होती है, विघटित हो जाती है। और जो पुंधानी जो सेल्स होती है, जब पुंजनक जो सेल होती है विभाजन लेती है, इससे क्या बनते हैं, 16 पुंगणु बनते हैं, जो क्या होते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ये क्या हो गई, बीजाणु भित्ति हो गई भी, ये इसके अंदर क्या रहते हैं, पुंगणु तैरते रहते हैं। प्रत्येक पुंगणु मात्र कोशिका परिवर्तित होकर या कायांतरण द्वारा पुंगणुओं का निर्माण करती है। ठीक है भाई, पुंगणु मात्र जो कोशिका होती है अंत में क्या बना लेती है, पुंगणुओं का निर्माण कर लेती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसमें क्या होता है कि परिपक्व अवस्था आती है, जैसे ही परिपक्व अवस्था आती है तो ये युग्मकोद्भिद की जो भित्ति होती है ये क्या होती है, टूट जाती है और पुंगणु क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ये क्या है,
पुमणु, ये कंप्लीट क्या है, पुमणु मुक्त हो जाते हैं। तो पुमणुओं के परिपक्व होने पर युग्मकोद्भिद भित्ति टूट जाती है तथा पुमणु जल में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, कि जैसे ही ये भित्ति टूटती है तो इसके अंदर से क्या होता है, पुमणु बाहर मुक्त हो जाते हैं। ये क्या है, एक पुमणु है, फिर इसके दो भाग होते हैं। एक तो ये भाग कौन सा होता है, पुटिका वाला भाग होता है जिसको हमने लिखा है वेसिकल भाग, पुटिका भाग होता है। दूसरा कैसा होता है, कसाबिक, और जिसमें भी कसाबिकाओं की संख्या अनेक पाई जाती है, बहुकसाबिक भाग होता है। इस प्रकार नरयुग्मकोद्भिद अवस्था में एक प्रारूपिक नरयुग्मक का निर्माण हो जाता है। यहां तक क्लियर है।